उत्तराखंड के जोशीमठ से आई बेहद खूबसूरत तस्वीर से। भले इस बार श्रद्धालुओं के लिए सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू नहीं हुई, लेकिन फिर भी लोग हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। यहां इस समय पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। अब तक 3200 पर्यटक हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं। यहां पर्यटक फूलों की घाटी जा रहे हैं तो वहीं हेमकुंड साहिब का भी रुख कर रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पवित्र सरोवर और बाहर से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के आसपास खिले रंग बिरंगे फूल और बर्फ से ढके पहाड़ों का लुत्फ उठाकर पर्यटक वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें, इस बार कोरोना के चलते अब तक चारधाम यात्रा बंद है और उसके साथ हेमकुंड साहिब के कपाट भी पूरी तरीके से बंद है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जोशीमठ से आपको दिखा रहे हैं, जहां हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए, हालांकि हेमकुंड साहिब की यात्रा तो बंद है, पर कपाट नहीं खुले हैं कोविड के चलते, लेकिन फिर भी जो पर्यटक हैं वो हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं और वहां की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हेमकुंड साहिब से। अब तक 3200 पर्यटक हेमकुंड साहिब पहुंच चुके हैं और यहां हेमकुंड साहिब के आसपास का जो नजारा है, बर्फ से ढकी जो पहाड़ की चोटियां हैं, उनका लुत्फ उठा रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल हैं। और ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के चंपावत में भूस्खलन की भयानक तस्वीर सामने आई है। चंपावत राजमार्ग पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा। लोगों ने भूस्खलन के इस भयानक मंजर को अपने मोबाइल में कैद किया। इधर जिला प्रशासन का कहना है कि राजमार्ग को खोलने में 48 घंटे का समय लग सकता है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 3 कैमरों की नजर से। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दूर से मलबा गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि सैलानियों के सामने किस तरह से आधा पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गया। और तीसरी तस्वीर में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ से मलबा लगातार गिर रहा है। तो चंपावत की ये तस्वीरें हैं, लगातार जो पहाड़ से मलबा है उसके गिरने का सिलसिला जारी है और 3 तस्वीरों के जरिए वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो सूचना हमें मिली और जो फोटो भी हमने देखे हैं, तो इस बार जो मलबा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में है। पूरा हिल स्लाइड होकर वहाँ पर गिर चुका है, तो पूरी तरह से बंद है। तो संभवतः अभी उम्मीद है कि उसमें 48 घंटे लग सकते हैं, 2 दिन कम से कम लग सकते हैं उसको क्लियर करने में। तो इसके मद्देनजर ही हमने जो टनकपुर से ऊपर आने वाला ट्रैफिक है, चंपावत से नीचे जाने वाला ट्रैफिक है, उसको रूट डाइवर्ट करने के लिए निर्देशित किया है कि कोई भी अगर व्यक्ति इस तरफ आना चाहता है तो इस रोड को छोड़कर अन्य मार्गों से आने का प्रयास करें। और जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग 10 दिनों से बंद था, जो कि अब फिर से खोलने का काम वहां शुरू हो गया है। हाईवे खोलने का काम बीआरओ ने शुरू कर दिया है। अब तक 250 मीटर सड़क साफ कर दी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के 18 जवान समेत पुलिस के जवान पैदल मार्ग से लोगों की आवाजाही करवा रहे हैं। मौके पर हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया गया। 250 लोगों को पैदल रेस्क्यू कर निकाला गया। आपको बता दें कि लगातार लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद है और ऐसे में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। और ये रेस्क्यू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 250 किलोमीटर का रास्ता साफ कर दिया गया है और 250 से ज्यादा लोगों को निकाला है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। सदन में आज अनुपूरक बजट और 6 विधेयक भी पटल पर रखे जाएंगे। तो वहीं आज विपक्ष के आक्रामक तेवर भी देखे जा सकते हैं। कार्य स्थगन कर विपक्ष कई मुद्दों पर आज चर्चा की मांग करेगा। जिलों के पुनर्गठन से जुड़े मामलों को भी विपक्ष सदन में उठाएगा। इसके अलावा विधानसभा के बाहर धारचूला विधायक हरीश धामी क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर उपवास पर बैठेंगे। उनके अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी विधानसभा के बाहर उपवास पर बैठेंगे। किशोर उपाध्याय वन अधिकार, उत्तराखंड को ओबीसी क्षेत्र घोषित करने और भू कानून जैसे मुद्दों को लेकर उपवास करेंगे। इसके अलावा सदन के अंदर सबसे ज्यादा बाढ़ नियंत्रण से जुड़े, सिंचाई, पर्यटन और पीडब्ल्यूडी से जुड़े सवाल विधायकों ने लगाए हैं। तो आज उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है।
आज सदन में हंगामा देखा जा सकेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, आज उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है। कौन से वो 6 विधेयक रहेंगे और इसके अलावा अनुपूरक बजट भी आज सदन में पटल पर रखा जा सकता है, लेकिन हंगामा किस तरह का होगा और सरकार की क्या तैयारी है? बिल्कुल देखिए, तैयारियां सरकार की पूरी हो चुकी हैं। सरकार पिछले कई दिनों से विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर लगा हुआ था और जिस तरह से विपक्ष का रुख है उससे ये माना जा रहा है कि आज सदन के भीतर काफ़ी हंगामा हो सकता है, क्योंकि कल का जो सत्र था उसमें शोक प्रस्ताव की वजह से कोई भी बिजली सरकार नहीं कर पाई थी और सभी विधायकों, मंत्रियों और सभी विपक्ष के नेताओं ने शोक प्रस्ताव अपनी अपनी तरफ से रखे और पूर्व जो तमाम विधायक थे जो दिवंगत हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई है। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज विपक्ष पूरी तरह से ये चाह रहा है कि सरकार को हर मुद्दे पे घेरने की कोशिश की जाए। विपक्ष के पास कई अहम मुद्दे हैं। देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा है, कनेक्टिविटी का मुद्दा है, कोरोना में जो सरकार की विफलता रही है उसका मुद्दा है, हरिद्वार में जो कुंभ घोटाला हुआ था उसकी जांच का मामला है। ऐसे कई मुद्दे विपक्ष के पास है जिस पर आज कार्य स्थगन कर सरकार से ये मांग करेगा विपक्ष की इन पर चर्चा की जाए। नियम 58 के तहत कोशिश की जाएगी कि वो इस पर चर्चा करें, लेकिन उसके अलग सरकार ने कई विधेयकों को, अनुपूरक बजट को सदन पटल पर रखने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 6 विधेयक रखे जाएंगे और अनुपूरक बजट भी एक विधेयक के रूप में आज सदन पटल पर रखा जाएगा। 5300 करोड़ का आज अनुपूरक बजट है जो सदन पटल पर रखा जाएगा और सरकार उसे पास कराने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, इस लिहाज से इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सरकार को। लेकिन इसके अलग अगर हम दूसरी तस्वीर देखें तो विपक्ष अपने कई मुद्दों को लेकर सदन में पूरी तरह से तैयार हो चुका है और कौशल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से विपक्ष ने पिछले दौरान रणनीति बनाई थी, हालांकि वो 10 हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि 10 का दम सदन के अंदर पूरी तरह से नजर आएगा। हरीश धामी जो धारचूला के विधायक है वो उपवास पर बैठेंगे नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर। ये मुद्दा सदन के बाहर भी रहेगा और सदन के अंदर भी रहेगा। तो इस तरह के कई मुद्दे विपक्ष ने तैयार कर लिए हैं और अब देखना होगा जब 11 बजे शुरुआत की जाएगी तो किस तरह से शुरुआती दौर से ही विपक्ष का आक्रामक रुख रहता है। तमाम कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सचिवों का विधानसभा परिसर में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वो लोग आ चुके हैं अपनी तैयारी के लिए, लेकिन 11 बजे विधानसभा की सत्र की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसके साथ विपक्ष, सरकार और तमाम जो विधायक गण है वो विधानसभा में पहुंच जाएंगे और तब विपक्ष की रणनीति का पता लगेगा कि किस तरह से सदन के बाहर उन्होंने रणनीति बताई है और किस तरह से उनका आक्रामक रूप अंदर नजर आता है। पंकज, ये भी जिस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं कि हरीश धामी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर धरने पर बैठेंगे विधानसभा के बाहर, वहीं किशोर उपाध्याय भी विधानसभा के बाहर उपवास पर बैठेंगे। ये इनका उपवास किस वक्त से शुरू होगा? तो ये भी माना जाए कि सदन के अंदर हो या सदन के बाहर आज कांग्रेस हंगामा करने के मूड में ही है। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि कल मौका नहीं मिल पाया अशोक प्रस्ताव की वजह से, इसलिए आज कांग्रेस पूरी तरह से हर मुद्दे को लेकर सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी उठाने की कोशिश करेगा। हरीश धामी का ये कहना है कि उनके क्षेत्र में पिछले साल एक BSNL का नेटवर्क लगाया गया था, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया, जिस वजह से वहाँ के जो छात्र हैं जो ऑनलाइन परीक्षा दे रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, उनकी पढ़ाई पर पूरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उनके क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत लंबे समय से नहीं है। उसी की मांग को लेकर वो 11 बजे धरने पर बैठेंगे। उनके साथ ही जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय, वो भी धरने में बैठेंगे। वो OBC की मांग, भू कानून और वनाधिकार के मामलों को लेकर 11 बजे सदन के बाहर धरने पर बैठेंगे। ये उपवास करेंगे, 2 घंटे का इनका उपवास रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि पार्टी संगठन की ओर से भी तैयारी की गई है सरकार को घेरने की और विधायकों की ओर से भी सदन के भीतर सरकार को घेरने की तैयारी की गई है। देवस्थानम का मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा है, हरिद्वार में जांच घोटाले का मुद्दा है और उसके अलावा कन्याधन योजना में जो कटौती की गई है उसका मुद्दा है। और एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो पिछले दौरान भाजपा की सरकार में जिलों को गठन को लेकर बात की गई थी, उसके पुनर्गठन की बात आज सदन के भीतर विपक्ष उठा सकता है। इस तरह के मुद्दे ये रहेंगे और उन पर पूरी तरह से नियम 310 के तहत वो चर्चा की मांग करेंगे। कार्यस्थगन का प्रस्ताव वो शुरू में ही दे देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आज कार्यस्थगन कर विपक्ष पूरी तरह से सदन के भीतर हंगामा करेगा और मांग करेगा कि उनके जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाए। चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया, काफी अहम जानकारी आपने दी और आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया पंकज आपका। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में 3 ड्राइवर बदले गए। भाजपा बताए हटाए गए डबल इंजन के ड्राइवरों में किसकी क्या कमी रह गई। सुबह से रात तक डबल इंजन ये हम भाषण सुनते आए हैं मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी। डबल इंजन देवभूमि के लिए, उत्तराखंड के लिए एक ट्रबल इंजन के अलावा और कुछ नहीं है। 3 ड्राइवर डबल इंजन के बदले गए हैं। पहले तो हम इस बात का जवाब मांगना चाहते हैं इस सरकार से कि ये जो सेल्फ सर्टिफिकेशन आपने दिया है अपनी विफलताओं का,
ये बार बार मुख्यमंत्री बदलना और कुछ नहीं है, एक स्वीकारोक्ति है कि हाँ हम फेल हुए, हाँ हम असफल हुए, हाँ हम विफल हुए, हाँ हमने धोखा दिया इस प्रदेश की जनता को। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जोशीमठ पहुंचे। यहां उन्होंने रैली निकाली और टैक्सी रोड पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से जीत हासिल कर प्रदेश में सरकार बनाएगी। सरकार बनते ही पहली प्राथमिकता होगी देवस्थानम बोर्ड को भंग करना। ये भी गलतफहमी है। अयोध्या में राम मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में से बन रहा है और उसको बनाने की शुरुआत राजीव गांधी ने शिलान्यास करके कर दी थी। और अयोध्या मंदिर के जब तर्ज पर बैठ तुम्हारा एक नरसिंह मंदिर तो राजस्थान बढ़ा रही गणेश गोदावरी बना तुम नजदीक हो देखा दूर नजर दूर के देखना हमने मंदिर बनाया तो हम निशान है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान ने अधिकार दे रखा है कि वो अपने धर्म का पालन स्वतंत्रता के साथ कर सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उधर कई मांगों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में यूकेडी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने पहुंचे और भू कानून समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस बीच भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों को रोका गया। इस दौरान काफी धक्का मुक्की भी देखने को मिली। जमीनें लूट गई हैं, पहाड़ बिक चुका है और इन दोनों सरकारों ने 20 साल तक पूरा उत्तराखंड को लूटा है। अब जाके जनता में थोड़ी जागरूकता आई है, इसलिए हमने जनता को और जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। खटीमा में भाजपा नगर उपाध्यक्ष ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीओ खटीमा का घेराव कर दिया। सीओ ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि राजीव नगर में 2 पक्षों में हुई झड़प का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भर में कई राज्यों में भले ही कोरोना की रफ्तार कम हुई हो, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के सितंबर में आने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की तैयार रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में पीक पर तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि इस मामले में पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनना। इस बार भी अगर वेव आती भी अक्टूबर नवंबर में प्राइमरीली पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अफेक्ट करेगी और अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप में अफेक्ट करती भी है तो बहुत ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस कम है क्योंकि उनकी इन्नेट इम्यूनिटी होती है। बट ये है कि वायरस अपने आप को म्यूटेट कर देता है। तो हमें अगर हम पास्ट 70 ईयर्स में देखें तो हमारी मेडिकल साइंस स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मीन्स है तो बहुत ही सब स्टैंडर्ड है। कुछ ही मेजर इंस्टीट्यूशन एम्स पीजीआई को छोड़ दें तो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है। जनरल पॉपुलेशन वहाँ जाना नहीं चाहती है, कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हुआ है। और अब लक्सर से खबर है, यहां कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कैंप लगाए जाएंगे। यहां कुछ इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर कमी देखी गई है। दूरदराज के गांव में वैक्सीनेशन की प्रतिशत मात्रा कम है, वहां कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। लक्सर स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे 10 गांव को चिन्हित किया है जिसमें कोविड वैक्सीनेशन के लिए आज सुबह से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। तो वैक्सीनेशन को लेकर कैंप लगाए गए हैं। 10 गांवों को चिन्हित किया गया है क्योंकि वैक्सीनेशन की जो परसेंटेज थी, जो मात्रा थी वो कम थी और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। करीब 10 गांवों को चिन्हित किया गया और वैक्सीनेशन शुरू किया गया। सर और सीएमओ साहब के निर्देशन में कि जो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां हमारा टीकाकरण निम्न हुआ है, जहां हमारी कम परसेंटेज है, वहाँ स्पेशल ड्राइव चलेगा अग्रिम आदेशों तक। 18+ और 55+ के जितने भी हैं व्यक्ति उनको हम चिन्हित करके उस पर लाएंगे अपनी वैक्सीन साइट पर और 100% उस गाँव का टीकाकरण होगा। ये कल से शुरू होगा और 10 दिन तक चलेगा। और अब खबर नैनीताल से, जहां नैनी झील में लगाए गए ऑटोमेटिक स्काडा सिस्टम ने पहली बार काम करते हुए इतिहास बदल दिया और सोमवार को पहली बार स्वचालित तरीके से इसके निकासी गेट खोले गए। झील के जलस्तर में 12 फीट पानी पहुंचने पर ब्रिटिशकालीन व्यवस्था में हाथ से गेट खोले जाते थे, लेकिन सोमवार को इस सिस्टम ने ऑटोमेटिक तरीके से गेट खोल दिए। तो ब्रिटिश काल में हाथ से गेट खोले जाते थे, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम लग गया है, जिसकी वजह से जो जलस्तर झील का बढ़ता है तो उसके गेट अब ऑटोमेटिक खुलेंगे। नैनी झील के गेट पहली बार ऑटोमेटिक तरीके से खोले गए।
उत्तराखंड सरकार ने रामनगर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत की है। रामनगर की कोसी नदी में ऋषिकेश की तर्ज पर रिवर राफ्टिंग शुरू की गई है और इसका जायजा एबीपी गंगा ने भी लिया है। वो भी रिपोर्ट आपको दिखाएं। तो ऋषिकेश की तर्ज रामनगर में पर्यटकों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार की पहल पर रिवर राफ्टिंग शुरू हुई है। जहां पहले उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक रामनगर में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ नहीं उठा पाते थे, वहीं अब प्रशासन की पहल पर रिवर राफ्टिंग शुरू की गई है। जहां पहले पर्यटक ऋषिकेश व तमाम अन्य जगहों पर जाकर रिवर राफ्टिंग का मजा लेते थे, अब उनको ये सब रामनगर में आसानी से उपलब्ध हो पाएगा, जिससे यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या ज़्यादातर बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही यहां पर आने वाले पर्यटकों को रिवर राफ्टिंग का लुत्फ भी उठाने का मौका मिल पाएगा। दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। और बड़ी खबर रुड़की से आ रही है, जहां बारिश के बाद डेंगू का खतरा बढ़ गया। डेंगू को लेकर सिविल अस्पताल में अलर्ट जारी किया गया है। अस्पताल में 10 बेड का डेंगू वार्ड रिजर्व किया गया है। सीएमएस ने लोगों को डेंगू से बचने की सलाह दी है। रुड़की से यह बड़ी खबर बता रहे हैं। बारिश के बाद अब डेंगू का खतरा बढ़ गया है जिले में और डेंगू को लेकर सिविल अस्पताल अलर्ट पर आ गया है। अस्पताल में 10 बेड का डेंगू वार्ड रिजर्व किया गया है। सीएमएस ने लोगों को डेंगू से बचने की सलाह दी है। अपने घर के आसपास पानी न जमा होने दें, साफ सफाई रखें, तभी डेंगू के खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन रुड़की से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के बाद डेंगू का खतरा बढ़ गया है। पिछले 4 महीने से बंद पड़ी मां मनसा देवी रोपवे सेवा को उत्तराखंड शासन की ओर से दोबारा शुरू किया गया है। रोपवे सेवा शुरू होने पर अपर रोड, मोती बाजार, हर की पैड़ी मां मनसा देवी प्रवेश मार्ग के खुलने से हजारों व्यापारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है और व्यापारी काफी खुश हैं। एक दूसरे को फूलमाला पहनाकर इस का स्वागत कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। हर की पौड़ी से लेकर के और रेलवे स्टेशन तक प्रभावित करती है उषा रोपवे। इसमें यात्री आता है, पहले जाएगा सीधा स्नान करने हर की पौड़ी, उसके बाद सीधा आएगा मनसा देवी रोपवे। उसके बाद देखो ना कितने लोगों के रोजगार मिला। सारी दुकानें बंद पड़ी हुई एक हफ्ते पहले, ये सारी दुकानें खुल गई हैं। ये ट्रॉली ऊपर मनसा देवी जाती है और यहाँ से लाखों आदमी को व्यापार देती है, रोजगार देती है। इससे बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है यहाँ पे। आप देखो ना, आप कितना चहल पहल है आज इस गली के अंदर। पूरी दुकानें, मार्केट खुल चुकी है। आप गली में अंदर जब घुसे होगे गेट से तो कितनी चहल पहल नजर आई होगी। एक हफ्ता पहले भी आप लोग आए थे, यहाँ पे कुछ नहीं था। पौड़ी के कई इलाकों में गुलदार की मौजूदगी ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। पोखड़ा क्षेत्र के बाद अब चौबट्टा खाल में भी गुलदार ग्रामीणों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है। गडोली गांव के एक युवक पर भी गुलदार ने हमला कर दिया। हालांकि युवक ने किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन गुलदार के हमले में एक युवक घायल हो गया। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन गुलदार हत्थे नहीं चढ़ा है। वन कर्मियों की गश्त को भी बढ़ा दिया गया है और कई जगह पर पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे पिंजरा लगाने के साथ साथ जो भी गुलदार का दहशत वहाँ पे उत्पन्न हुआ उससे निजात दिलाने के लिए टीम का निरंतर वहाँ पे भ्रमण आवश्यक रहेगा। साथ में अगर किसी गुलदार के द्वारा हमला किया जाता है और उसमें नरबख्शी का उसको घोषित करने का निर्णय संबंधित विभाग द्वारा लिया जाता है, वैसे क्रम में उसको ट्रैंक्विलाइज करने के लिए और उसके साथ साथ उसको कहीं और स्थानांतरित करने के लिए कार्रवाई जो है विभाग द्वारा की जाती है। इसके जो भी सहयोग चाहिए होगा ग्राम पंचायतों से अथवा जिला स्तर से उनको उपलब्ध कराया जाएगा। खबर रुद्रपुर से है, जहां थाना ट्रांजिट कैंप में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मूल रूप से यूपी के बरेली के मीरगंज का रहने वाला था युवक। विशाल गिरी गोस्वामी नाम का ये युवक अपने परिवार के साथ ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र के फुलसुंगा में किराए के मकान में रहता था। विशाल इंटर की पढ़ाई करने के बाद बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। रक्षाबंधन के मौके पर उसके परिवार वाले रक्षाबंधन मनाने अपने रिश्तेदारों के पास गए हुए थे। इसी बीच विशाल गोस्वामी ने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शाम के समय विशाल गिरी जो बनखंडी कॉलोनी का निवासी है, जो फुलचुंगा क्षेत्र में आता है, और सूचना प्राप्त हुई कि उसके द्वारा जो सुसाइड किया गया। इस पर जो पुलिस मौके पर गई तो पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर उसका पंचायत नंबर भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, और जिसका आज पोस्टमार्टम हो रहा है। और जो भी जो है उसमें पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी।